दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं इस इंसान के साथ। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये आसान भाषा में कहूँ तो आप इसको इंसानियत का दुश्मन कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इज़राइल के अंदर जितने दंगे फसाद होते हैं, जितनी भी बार क्लैश शुरू होता है वेस्ट बैंक के अंदर, ख़ास तौर से मस्जिद अक्सा के आसपास में, वो उन सब का ज़िम्मेदार यही बंदा होता है। पिछले 2-3 सालों में जितने दंगे फसाद देखे गए हैं उन सब में इसी बंदे का हाथ रहा है। ये वहाँ का मिनिस्टर भी है और हद से ज़्यादा कट्टरपंथी है। इसने एक बार फिर से नेतन्याहू को ये धमकी दी है कि अगर तुमने हमास के साथ डील कंफर्म की, डील पर सिग्नेचर किए, तो तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा दी जाएगी। ये दरअसल उसकी गवर्नमेंट का, उसकी पार्टी का बंदा नहीं है नेतन्याहू की, उसकी गवर्नमेंट का हिस्सा है। इसकी भी अपनी पार्टी है, इसके पास कुछ, आसान भाषा में कहूँ तो कुछ MP वगैरह होंगे, तो उनकी मदद से नेतन्याहू की गवर्नमेंट चल रही है। क्योंकि इजराइल का ये इतिहास रहा है कि वहाँ पर एक पार्टी कभी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट नहीं बना पाती है। एक पार्टी जो मेजॉरिटी के साथ जीत कर आती है उसको बहुत सारी पार्टी से मिलकर अपना एक पूरा कोalition बनाना होता है, यानी कि गठबंधन की गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। और ये देखा गया है कि इस बंदे ने पहली बार नहीं बल्कि पिछली बार जब भी डील कोई कन्फर्म होने के करीब पहुँची है, हमेशा नेतन्याहू को धमकी दी है। और यही वजह है कि जब इजराइल खुद इतने बुरे हालात में पहुँच चुका है, जो हॉस्टेजेस की फैमिली है उनका इतना ज़्यादा प्रेशर है, और जो फ़ौजी हैं वो दिमागी तौर पर बीमार हो रहे हैं और पता नहीं कौन कौन सी मुसीबतें, उसके बावजूद भी नेतन्याहू डील के लिए तैयार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि डील होने के बाद हमास, इजराइल, जिसका भी फ़ायदा हो, जिसका भी नुकसान हो, लेकिन मेरा नुकसान होगा ही होगा। मेरा पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है मुझे जेल भी जाना पड़े, क्योंकि करप्शन वगैरह के चार्जेस पहले से इस बंदे के ऊपर लगे हुए हैं ही। तो जब तक गवर्नमेंट सलामत है और जब तक ये इसके सपोर्ट में मौजूद है ये मंत्री जो कट्टरपंथी है, तब तक मामला चलता रहेगा, वरना सब धड़ाम से गिर जाएगा। इसके अलावा खबर ये है कि अमेरिका के 6 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं। रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मतलब कि वो एयरक्राफ्ट के जो तेल वगैरह को सप्लाई करते हैं, ईंधन को सप्लाई करते हैं। अब ये मिडिल ईस्ट में जैसे ही पहुँचे हलचल तेज़ हो गई है। हलचल तेज़ होने की वजह यही है कि ऐसा माना जा रहा है कि लगभग अमेरिका तैयारी पूरी कर चुका है और आने वाले कुछ घंटों के अंदर मिडिल ईस्ट में अलग अलग इलाकों पर हो सकता है कि हमको अमेरिका के ख़तरनाक हमले, अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स वगैरह देखने को मिलें। और ये सब कुछ क्यों होगा? ये इसलिए होगा, आप जानते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले ही जॉर्डन के और सीरिया के बॉर्डर के करीब में जो अमेरिका का एक बेस मौजूद था, उस पर ख़तरनाक हमला हुआ था ड्रोन से, जिसमें अमेरिका के 3 फौजियों की मौत हुई और साथ ही साथ 45-50 के करीब घायल हुए। 8 तो क्रिटिकल हालत में बताए जा रहे हैं, हो सकता है उनमें से भी कुछ की मौत हो जाए। तो इसीलिए अब पूरा माहौल अमेरिका बना चुका है, हमला करने के लिए बेताब है। और मुमकिन है कि जब तक आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे उससे पहले हमला हो चुका हो, हमले वगैरह हो चुके हों। अब इस पूरे मामले का जिम्मेदार खुले तौर पर अमेरिका की तरफ से ईरान को बताया गया था। और ईरान के बहुत सारे जो कट्टरपंथी नेता थे, ज़ायोनिस्ट थे, या जो उनकी ट्रोल आर्मी भी होगी ट्विटर वगैरह पर, इजरायली सपोर्टर, उन सब ने ये कहना शुरू कर दिया था कि डायरेक्ट तेहरान पर अटैक करो, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसी पर हमला करो, क्योंकि यही सब कुछ करवा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया था हमारा कोई लेना ही देना नहीं है इससे, हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जो बाइडन थे उन्होंने भी खूब धमकियां दे दी थी कि छोड़ा नहीं जाएगा, बस जगह और टाइम हम फिक्स करेंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देंगे जिसने भी ये किया है। फिलहाल वक्त के साथ अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है, अमेरिका के खुद ऑफिशियल्स ने कह दिया है कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, ईरान से डायरेक्ट वॉर नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, जितने उसके प्रॉक्सीज वगैरह हैं या जो ग्रुप हैं जो लगातार उसके ऊपर हमले कर रहे हैं, इराक में हैं, सीरिया में हैं, उन सब पर हमले किए जाएंगे, ये एक तरीके से इशारे में कहा गया है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से हमले किए जाएंगे, क्या ईरान को टारगेट किया जाएगा या नहीं, और अगर ईरान में घुसकर एयर स्ट्राइक्स नहीं करेगा अमेरिका तो आखिर कहाँ करेगा और कैसे करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब ये जो फ्यूल आया है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, ये जो फ्यूल आया है ये दरअसल वो फ्यूल है जो अमेरिका के फाइटर जेट हैं, मतलब कि जो लड़ाकू विमान वगैरह हैं उनमें यूज़ होगा, ईंधन एक तरीके से। तो वो ईंधन लेकर इसके जो 6 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं वो अब मिडिल ईस्ट में आ चुके हैं। बाकी चाइना की तरफ से भी जो है अमेरिका को एक तरीके से वार्निंग दी गई है और कहा गया है कि ये जो तुम कर रहे हो मिडिल ईस्ट में हमलेबाजी, और कभी वो तुम पर हमला, कभी तुम उस पर हमला, तो ये जो पूरी साइकिल चल रही है ये बहुत ख़तरनाक है और ये जो आग से तुम खेल रहे हो इसमें तुम ही जल जाओगे। इसके अलावा ईरान ने भी वार्निंग दी है। जब ईरान ने देखा सारी तैयारियां वगैरह हो रही तो उसने भी कहा है कि भाई जो कर रहे हो करो, लेकिन हमारी ज़मीन पर हमला मत कर देना। अगर हमारी ज़मीन पर तुमने हमला किया तो चाहे हमारा कोई बंदा मरे या ना मरे, हम उसको अटैक मारेंगे और पूरे मिडिल ईस्ट में तुम्हारे जितने बेसिस हैं, जहाँ जहाँ तुम्हारे शिप मौजूद होंगे, हवाई जहाज़ मौजूद होंगे, फाइटर जेट मौजूद होंगे, मतलब आर्मी से जुड़ी हुई जहाँ जहाँ तुम्हारी चीज़ें मौजूद होंगी, हम वहाँ वहाँ जाकर अटैक करेंगे।
और ईरान जाहिर है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए मशहूर है, जो हज़ारों किलोमीटर की रेंज में जाकर अटैक कर सकती हैं। वैसे दोस्तों, मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी पढ़ रहा था, उससे मुझे ये महसूस हुआ कि ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अमेरिका ये गलती करेगा नहीं, और अगर अमेरिका सोच भी रहा है करने की तो उसे हरगिज़ ये गलती करना नहीं चाहिए, यानी कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक करने की। क्योंकि ईरान कोई सद्दाम हुसैन के दौर का इराक नहीं है, क्योंकि उस दौर में आपके पास पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट था। वर्ल्ड नहीं, मतलब आपका जो वर्ल्ड है, यानी कि पूरा यूरोप वगैरह, नेटो वगैरह, ये आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए थे। अरे चलो बॉस, कहाँ चलना है, बस हमला करना है, वहाँ करना है, चलो। अब वो कंडीशन नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरे यूरोप की आंखें खोल दी हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई किसी के चक्कर में नहीं पड़ा है। और वो देखने को भी मिला जब इन लोगों ने हूतीस के ऊपर अटैक करने के लिए ग्रुप बनाया था। सबने हाथ तो करा लेकिन कोई आया नहीं, आखिर में यूके को ही साथ मिलाकर, और वो भी नाम के लिए सिर्फ यूके था, सिर्फ लिखित में, वरना सब जानते हैं कि सिर्फ अमेरिका की ही एयर स्ट्राइक्स थी वो। तो एक तो आपके पास वो सपोर्ट नहीं है, दूसरी तरफ इराक की तरह ईरान इतना कमज़ोर नहीं है। ईरान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। एक तो वो खुद भी इतना ज़्यादा ताकतवर है, मिसाइल्स का उसके पास इतना ज़्यादा ज़ख़ीरा ख़जाना मौजूद है, इतनी इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं कि आसपास में किसी देश के पास नहीं है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर का उसका स्टेटस है वो भी क्लियर नहीं है। वो खुद भले ही क्लेम नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर लोग अब ये मानने लगे हैं कि शायद वो न्यूक्लियर ताकत बन चुका है। सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस हैं, तो और भी लग जाएंगे। और इसके अलावा जो उसने जाल बिछाया है पिछले 20, 30, 40 साल में अपने आसपास में, ये जिसको वो प्रॉक्सीज बोलता है, मतलब दुनिया प्रॉक्सीज बोलती है, बाकी वो तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बोलता है। जितने भी ये ग्रुप हैं, वो चाहे हिजबुल्ला हो या इराक सीरिया के अंदर छोटे बड़े ग्रुप हों, या हूती हो, या दूसरी तरफ हमास भी इनडायरेक्टली कह ही लो, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहा है तो वो भी करेंगे ही। तो ये जो पूरा उन्होंने जाल बिछाया है मिडिल ईस्ट में, ये इतना ख़तरनाक जाल है कि अगर कोई भी ईरान से डायरेक्ट जंग करेगा तो वो चाहे कितना भी ताकतवर देश हो, एक तो ईरान को हराने में इतने साल लग जाएंगे कि वो खुद भी बर्बाद हो जाएगा। आप खुद ही नोटिस करिए कि सिर्फ ये हूतीस से निपटने की कोशिश कर रहे थे, इनका क्या हाल हुआ। हूतीस को नहीं संभाला जा रहा है, हिजबुल्ला से संभलने की अभी इनकी औकात नहीं है, इसीलिए बार बार ये इजराइल को वार्निंग देते रहते हैं कि भाई जो कर रहा है वो करते रहो, बस हिजबुल्ला से लॉन्ग वॉर हमें नहीं चाहिए, मतलब डायरेक्ट वॉर नहीं चाहिए, बस वही करते रहो। तुम उस पर अटैक करे इधर टावर पर, वो तुम्हारे टावर पर अटैक करे, जंग में मत जाना हिजबुल्ला से, वरना फिर हम सपोर्ट लगातार नहीं कर पाएंगे तुम्हें लंबी जंग के लिए। तो ये हाल तो उसके प्रॉक्सीज के साथ है इनका। अगर डायरेक्ट ईरान से कूदेंगे तो सोचिए वो भी किस शिद्दत के साथ हमले करेंगे जितने इसके प्रॉक्सीज हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि शायद अमेरिका ईरान से डायरेक्ट जंग लेने की हिमाकत, बेवकूफ़ी नहीं करेगा। और वैसे भी बाइडन का भी करियर दांव पर लग जाएगा, इलेक्शन आने वाले हैं। ऐसे वक्त पर हर लीडर यही चाहता है, हर नेता, कि वो जो जंगें ऑलरेडी हो रही हैं उसको समेटे, ना कि और फैलाए, वरना हारना तय है। और वैसे भी बाइडन का तो वैसे भी हारना तय है, क्या ही कहें उन्हें। दोस्तों, अब बात करें अगर अगली खबर के बारे में, तो ये स्क्रीन पर आपको जो नज़र आ रहे हैं ये दरअसल ब्रिटेन यानी कि यूके के फॉरेन मिनिस्टर हैं, डेविड कैमरन हैं। अभी नए नए आए हैं फॉरेन मिनिस्ट्री पर, लेकिन आपको बता दूं ये बहुत पुराने नेता हैं और किसी दौर में यूके के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ऋषि सुनक जो बैठे हुए हैं गद्दी पर, ये डेविड कैमरन इनसे कहीं ज़्यादा मशहूर हैं और बड़े नेता हैं। अब वो हालात कहिए या जो भी कहिए कि ये उल्टा है, मतलब मामला। जो ऋषि सुनक हैं वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर हैं, ये फॉरेन मिनिस्ट्री की। तो इनकी तरफ से एक बयान आया है, इन्होंने कहा है कि यूके कंसीडर कर रहा है कि फ़िलिस्तीन को अब वो एक स्टेट के तौर पर, मतलब एक मुकम्मल देश के तौर पर रिकॉग्नाइज़ करे, एक मुकम्मल आज़ाद देश के तौर पर उसको मान्यता दे। कंसीडर, आप शब्दों पर ध्यान दें, कंसीडर कर रहा है यानी कि सोच रहा है। और ये ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि यही चीज़ ज़रूरी है अगर हमको इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच हमेशा हमेशा के लिए शांति चाहिए। वैसे दोस्तों, आप नोटिस कीजिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सुर तो सबके बदल रहे हैं। ये 100-125 दिन की जो जंग हुई है, इसने इनकी आंखें खोल दी हैं। ये जो पूरी दुनिया में उन्होंने डंका बजा रखा था, अलग अलग नेटफ्लिक्स पर अपनी सीरीज़ फौदा और पता नहीं कौन कौन सी रिलीज़ करके कि भाई मिनी सुपर पावर है और ये है वो है, इसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, दुनिया की खबर है। अब देखिए इनका क्या हाल हो रहा है। पूरा यूरोप कह रहा है, खुद उनका सबसे बड़ा आका, उनका सबसे बड़ा सपोर्टर जो है अमेरिका, वो कह रहा है 2 स्टेट सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। अब ब्रिटेन भी कह रहा है, इवन जर्मनी कह रहा है, सब कह रहे हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन। आप देख लीजिए कैसे हालात पैदा हो गए। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक फॉल्ट है। इनका जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं है, या वो देश नहीं है फ़िलिस्तीन जिसे खुद फ़िलिस्तीनी चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश ये है, वो चाहे ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या फिर इजराइल भी अगर मानेगा किसी हद तक, फिलहाल ये गवर्नमेंट तो मान ही नहीं रही है, कट्टरपंथी इतनी है। विपक्ष में जो है, अगर वो गवर्नमेंट में आएंगे और मान लेंगे इस प्रस्ताव को, तो इन सब की भी ख्वाहिश यही है कि एक ऐसा फ़िलिस्तीन हो कि वेस्ट बैंक और गाज़ा को मिलाकर एक देश बनाया जाए, उसमें गवर्नमेंट बैठाई जाए, या तो फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी जो पहले से है वो, या उस जैसी कोई नई बनाकर,
और ये जो हमास वगैरह है इनको निकाल दिया जाए देश से और वो ख़त्म कर दिया जाए, जो भी किया जाए, मतलब इनको दी एंड कर दिया जाए। अब जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पहले से वेस्ट बैंक का इलाका संभाल रही थी, वो कैसा संभाल रही थी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो दरअसल अमेरिका और इसराइल के ही अंडर में काम कर रही थी, और ऊपर से उसके पास भी अपनी फ़ौज नहीं। और फ्यूचर में ये जो स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं उसके बारे में भी इनका यही ख्याल है कि उसे मतलब जो प्रोटेक्शन होगा, जो उसका डिफेंस का मामला होगा, वो उसके हाथ में नहीं होगा, वो सब इसराइल के ही हाथ में होगा। तो आप खुद बताइए उस देश का वो क्या करेंगे। अभी तो वो गाज़ा में हमास के अंडर में जब तक रह रहे थे, चलो जंग हो रही है तब उन पर जुल्म हो रहा है, उससे पहले तो वो इसराइल से महफूज थे जब तक जंग नहीं छिड़ी थी। लेकिन अब अगर ऑलरेडी ऐसा देश बना दिया जाएगा जिसकी सिक्योरिटी इसराइल को दी जाएगी, तो वो तो उनके ऊपर वैसा ही जुल्म होगा जैसे वेस्ट बैंक में होता है, और धीरे धीरे फिर ये अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर देंगे जैसे वेस्ट बैंक में बनाई थी। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसको खुद फ़िलिस्तीनी ही नहीं मानेंगे। वो कहेंगे जो चल रहा है चलने दो, जंगें चल रही हैं, जो हो रहा है, शहादतें हो रही हैं, जो भी हो रहा है चलने दो, लेकिन ये स्टेट कतई नहीं मानेंगे। ये तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। बाकी दोस्तों चलते चलते आखिर में पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने एक और बड़ा कारनामा किया है, और इमरान खान जो है उनके पूर्व प्रधानमंत्री, और इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसमें भी ज़ाहिर है इमरान खान की पॉपुलैरिटी किस लेवल की है, सबको पता है। हमें इंटरनेशनल जितनी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने सब ने बताया है कि 80% के करीब है भाई। आप सोचिए किसी देश में 80%, हमारे यहाँ मोदी जी की भी इतनी नहीं होती है जो इतनी बम्पर जीत के साथ आते हैं। मतलब 80% जनता इमरान खान को प्यार कर रही है, इमरान खान को चाह रही है वहाँ पर। तो इसीलिए अब वहाँ की जो मिलिट्री है वो इमरान खान को चाह नहीं रही है, उसे बस इमरान खान को ही नहीं लाना है, बाकी अपना जो उनका फेवरेट है उसे बनाना। नवाज शरीफ साहब हैं इस टाइम तो फिलहाल उनके फेवरेट, तो उनको बैठाना है। इलेक्शन आ चुके हैं, तो अब इंतज़ाम किया जा रहा है कि इमरान खान को जो है हमेशा हमेशा के लिए जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। वैसे तो उनके ऊपर अटैक भी कई हुए थे उनको मारने के लिए, लेकिन वो ज़्यादातर नाकाम रहे उनके रैलियों वगैरह में। तो अब इसी मंसूबे के तहत एक नया फैसला आया है। रावलपिंडी की स्पेशल अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई है इमरान खान को एक केस में, और उनके साथ साथ उन्हीं की पार्टी के जो एक लीडर थे, डिप्लोमेट भी हैं, जिनका नाम है महमूद कुरैशी, उनको भी ये सज़ा सुनाई गई है, मतलब कि 10 साल की, मतलब पूरी ज़िंदगी ही ये जेल में कटवाना चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर वाकई इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस हमेशा देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और साथ ही में जो घंटी यानी कि बेल आइकन दिख रहा है बराबर में, उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूं तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके।